हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लगातार ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस दे रहा हूं और कल मैंने आपको लास्ट में जो आज सुबह मैंने वीडियो दिया था आपको, वो मैंने वीडियो दिया था एडजेक्टिव पार्ट 7 और मैंने कहा था कि इस वीडियो के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा टॉपिक जो मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, जिसके कि मुझे पढ़ाने के लिए एडजेक्टिव पढ़ाने के लिए मुझे आपको 7 पार्ट्स देने पड़े। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होगा। और मैक्सिमम जो रूल्स हो सकते थे, मैक्सिमम जो आपकी क्वेरीज थी वो मैं शांत कर सकता था, वो मैंने उन वीडियोस के माध्यम से शांत करने का प्रयास किया। जितने मैक्सिमम रूल्स एरर में हो सकते थे वो भी दिए। कई ऐसे एडजेक्टिव मैंने बताए जिनके नियम, जिनके हिंदी अर्थ समान होते हैं, उनके यूज के हिसाब से उनमें डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद कई मैंने आपको शब्द ऐसे दिए जिनमें कि स्पेलिंग समान है एडजेक्टिव में, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द सेंटेंस। उनके लिए नियम क्या है। फिर मैंने कल लास्ट में आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के नियम दिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताई। उससे पहले मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी दिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैंने 2 पार्ट आपको मैं अब तक दे चुका हूं। मैंने कहा ये बहुत लंबा टॉपिक है, कई मुझे वीडियोस देने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह सकता मैं सभी कंफ्यूजिंग वर्ड आपको ही पढ़ा सकूं। लेकिन हाँ, जो भी मैक्सिमम कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनके हम रोजमर्रा में डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस में आपको दूं। उसके बाद मैंने एक वीडियो आपको प्रोवर्ब का दिया और मैंने जब प्रोवर्ब का वीडियो दिया था तब मैंने कहा था ये एक ऐसा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के बाद जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का ही नहीं बल्कि लिटरेचर का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि प्रोवर्ब्स जो हैं उनको हम हिंदी में कहावतें कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स को ओल्ड सेइंग भी कहा जाता है, यानी कि पुरानी कहावतें। और मैंने आपको समझाया था कि पुरानी कहावतें जो होती हैं वो यूनिवर्सलिटी दर्शाती हैं, सार्वभौमिकता दर्शाती हैं। जो हमारे बुजुर्ग जो बातें अपने स्थान पर अपने समय पर कह गए, आज भी आज के परिवेश में भी वे बातें जब सही साबित होती हैं तब हम इन प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं देखो ऐसा कहा जाता है। प्रोवर्ब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? अपनी बात को एज इट इज प्रूफ करने के लिए हम प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब पुरानी पद्धति से आज के समय में कोई घटना घटित होती है तब हम किसी पुरानी प्रोवर्ब का इस्तेमाल, जो कि उस समय उस सिचुएशन के आधार पर सही बैठ रही होती है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रोवर्ब्स जो हैं वो यूनिवर्सलिटी दर्शाती हैं। अब जहां तक सिलेबस का सवाल है, जहां तक प्रोवर्ब्स के यूज का सवाल है, तो मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, जब प्रोवर्ब्स का मैंने पहला वीडियो दिया था, कि साहब ये अगर हम यूपी बोर्ड इंटर की बात करें तो यूपी बोर्ड इंटर में ये 2 से 3 नंबर का आएगा प्रोवर्ब्स, इडियम्स, ठीक है ना। लेकिन अगर लिटरेचर की बात करें तो प्रोवर्ब्स जो है वो इंटर नहीं बल्कि जहां तक अंग्रेजी साहित्य है, जहां तक हिंदी साहित्य है, वहां तक हम प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतों, इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि आपके मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका प्रयोग हम करते हैं। और इनका प्रयोग लगातार राइटर्स करते आते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। यहां तक कि कई राइटर्स तो ऐसे हुए जिन्होंने प्रोवर्ब्स के आधार पर ही ड्रामा तक लिख लिए। विलियम शेक्सपियर का उस दिन मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग एक मैंने प्रोवर्ब आपको दी थी। और मच एडो अबाउट नथिंग का मैंने हिंदी अर्थ बताया था, खोदा पहाड़ निकली चुइया। अर्थात बहुत शोर शराबा किया और साथ में लास्ट में प्राप्त क्या हुआ? 19 सिफर, कुछ नहीं। ठीक, तो मच एडो अबाउट नथिंग ये कॉमेडी है जिसको लिखा विलियम शेक्सपियर ने। तो कहावतों के आधार पर लोगों ने बहुत लेखनी की है, आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। और ये कहावतें जो हैं
वो एज इट इज जैसी चली आ रही है भविष्य में भी वैसी ही चलती रहेंगी। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिया था, जितनी मुझे ज्ञान है, जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं आपसे कि मैं आपको प्रोवर्ब्स को मोस्ट सिंपल वे में समझाने का प्रयत्न करता हूं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी किया था, आज की वीडियो में भी करूंगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जितना मैक्सिमम हो सके आप लोग इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और ये प्रोवर्ब्स जो हैं इनको लर्न करने का प्रयास करना, जिससे कि आपकी आगामी परीक्षाएं जो हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एकेडमिक एग्जाम हो, जिसमें कि इडियम, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स आती हैं, उनमें आप इनका प्रयोग कर सकें। तो आज मैं प्रोवर्ब्स पर सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका प्रोवर्ब पार्ट 2, प्रोवर्ब्स पार्ट 2। आज मैंने पहला आपके लिए लिखा है प्रोवर्ब, एन आइडल माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आइडल मीन्स होता है निकम्मा, नाकारा। माइंड मीन्स मस्तिष्क। इज ए है, डेविल्स यानी कि दैत्य, और वर्कशॉप यानी कि घर। तो खाली दिमाग शैतान का घर। प्राय बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये कहावत हिंदी में कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर अंग्रेजी में इसको हमें कहना हो तो हम कहेंगे एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। अब बात यह आती है कि साहब खाली दिमाग शैतान का ही घर क्यों है, कोई बुद्धिमान का घर क्यों नहीं? भाई प्रश्न उठ सकता है ना। मैंने कहा मैं मोस्ट सिंपल वे में कोशिश करूंगा कि आपको एक एक प्रोवर्ब समझाऊं। तो खाली दिमाग शैतान का घर क्यों है? खाली दिमाग शैतान का घर इसलिए होता है कि भाई जब हमारे पास करने को कोई काम नहीं होता, तो जब करने को कोई काम नहीं होता तो समय तो व्यतीत करना ही है साहब। और जब समय व्यतीत करना होता है तो हम फिजूल के वर्क करते हैं, बेमतलब के कार्य करते हैं। और जब हम बेमतलब के कार्य करते हैं तो प्रायः बेमतलब के कार्यों में नतीजा भी बेमतलब का निकलता है। भाई निकलता है कि नहीं निकलता है? जैसे कि मान लीजिए दो लोग कमरे में बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे, ठीक, कोई बात नहीं, तब तक तो शांति है। और मान लीजिए वही वो दो लोग आपस में चर्चा करने लगे किसी ऐसे विषय पर, तो करने को कोई काम नहीं है ना, इसलिए मान लीजिए ऐसे विषय पर चर्चा करने लगे जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जब अर्थ नहीं है तो चर्चा करेंगे तो हो सकता है आर्गुमेंट हो जाए, आर्गुमेंट में झगड़ा भी हो सकता है। और झगड़ा करने का काम किसका? आप जवाब देंगे खुद शैतान का। ठीक, तो खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर। दूसरा आपका मैंने लिखा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट लिखा है गरजे सो बरसे नहीं। गरजे सो बरसे नहीं, अर्थात प्राय ये कहावत हमारी हिंदी में यूज की जाती है, गरजे सो बरसे नहीं। अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध बहुत आता है, बात बात पे क्रोधित हो जाता है, जरा सी बात हुई क्रोधित हो गया, फलाना हो गया, ढिमका, चिल्लाएगा, चीखेगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी का नुकसान हो जाए, कोई काम बिगड़ जाए, उन्ना बस गरजेगा। जैसे कि बादल आए, ठीक है ना, बहुत काले बादल हैं, आकाश में तेज बिजली चमक रही है, खूब चल बरसे, खूब गरजे, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो क्या फायदा होगा उन बादलों का? तो जो ज्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं, अर्थात जो कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं वो काटते नहीं, ठीक है ना भाई। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पर। लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। लेट द पास्ट, पास्ट का मतलब भूतकाल, बरी मीन्स दफना दो, इट्स डेड मतलब
पास्ट को अपने मुर्दों के साथ दफना दो। इस सेंटेंस का तो अर्थ ये हुआ, लेकिन अगर कहावत के रूप में देखें तो आएगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। गड़े मुर्दे उखाड़ना मीन्स क्या हुआ साहब इसका? यानी कि लोग कहते हैं कि भैया पास्ट को भूल जाओ, वर्तमान पर फोकस करो, भविष्य को सुधारो। कुछ लोगों की आदत होती है नहीं भैया वो पास्ट में ही रहेंगे, ठीक है ना, जो हो गया उस पर बार बार चर्चा करना, मतलब वर्तमान समय बर्बाद करना, और जब वर्तमान समय बर्बाद हुआ तो भविष्य तो सतही बर्बाद हो जाएगा। तो तब हम कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन कोई फायदा नहीं, कितने भी गड़े मुर्दे उखाड़ लीजिए साहब, उनका कोई लाभ नहीं होता। तो तब हम बात कहते हैं लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, यानी कि गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब हम आते हैं चौथे नंबर पर। ये सेंटेंस बड़ा ही प्यारा है भाई, बहुत अच्छी कहावत है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर। सुना है ना आप सब? सबने सुना होगा, 100% सबने सुना है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब क्या होता है इसका? इंसान जो है ना, उसकी एक बहुत बड़ी फितरत होती है, जो उसको प्राप्त होता है उसकी उसको कोई वैल्यू नहीं होती साहब, और जो प्राप्त नहीं होता है हमेशा इंसान उसके पीछे दौड़ता है, भागता है। तो जो प्राप्त हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो वो क्या है? मुर्गी तो है, लेकिन हमारे लिए क्या है? दाल बराबर है, क्योंकि वो हमें प्राप्त है। ठीक, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, और बाहर की दाल का मतलब वो मुर्गी के समान, क्योंकि वो हमें प्राप्त नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, जो चीज हमें आसानी से प्राप्त हो जाए हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और जो चीज हमें आसानी से प्राप्त ना हो या जिसको प्राप्त करने की स्थिति ना हो, ठीक है ना, वो हमारे लिए मुर्गी के समान। तो हम ये कह सकते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? अब आगे देखिए 5। A bad workman quarrels with his tools. A bad workman quarrels with his tools. आप लोग कह रहे होंगे का वर्कमैन सर ले आए, झगड़ा ले आए, टूल्स औजार ले आए ना, बड़ा अच्छा अर्थ है। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि कोई मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये लाइन लिखी है, बैड वर्कमैन, एक बुरा कार्य करने वाला जब कार्य नहीं होता है तो कैसे झगड़ता है? अपने औजारों से। यानी कि इंसान कहता है कि साहब ये काम नहीं होता, वो काम नहीं होता, ये कार्य नहीं हो पाता, वो कार्य नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। मतलब क्या है इसका? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि कार्य करना जानते ही नहीं है, कार्य करने की कोशिश करते हैं तो गलती तो होगी। पहले कार्य करने से पहले क्या जरूरी होता है कि भैया कार्य करना कैसे है सीख लीजिए, उसके बाद उस कार्य को करिए, तो गलती की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी बात, कोई कार्य कर रहे हैं नहीं हो पा रहा तो दूसरी चीज को कोसने लगते हैं कि भाई इस कारण से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। बात मेरी समझे कि नहीं? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब हम कोई कार्य करना नहीं जानते और उसका कार्य को करते समय जब हम दोषारोपण दूसरे पर करते हैं तो उसको कहते हैं ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। अब छठा आया, दुनिया का सार। मैंने जितना कहा कि जितनी ये लाइंस हैं भैया, प्रोवर्ब्स हैं, वो सभी के सभी क्या हैं आपके लिए? जितनी प्रोवर्ब्स होती हैं वो यूनिवर्सलिटी दर्शाती हैं, सार्वभौमिकता दर्शाती हैं। इसकी एक भी लाइन जो है वो कभी भी, जब तक इस पृथ्वी पर भविष्य रहेगा, जब तक लाइफ रहेगी, एक भी लाइन गलत साबित नहीं हो सकती। प्रोवर्ब्स वही होती हैं जो यूनिवर्सलिटी दर्शाती हैं। तो बात आई, ब्यूटी हैज विंग्स,
सुंदरता जो होती है वो एक जगह टिकती नहीं है साहब। इसलिए लाइन कही गई है, ब्यूटी हैज विंग्स, सुंदरता के पंख होते हैं। यानी कि 4 दिन की चांदनी। शारीरिक सुंदरता, सुंदरता से मतलब यह क्या है, शारीरिक सुंदरता। और विंग्स, जैसे चिड़िया एक जगह रुकती नहीं है ना, आज यहां है कल वहां है परसों कहीं और, तो सुंदरता भी आज समय के साथ है लेकिन कल समय के साथ कहां पहुंचेगी, नोबडी नोज। ठीक है ना। जैसे जैसे समय बढ़ता है शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, तो तब हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी। अब इसी के आधार पर एक आगे मैं और आपको लिखाऊंगा प्रोवर्ब, तब उसका अब लाइन्स होगी 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है ना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि जो आज है वो कल नहीं होगा। चीजें परिवर्तित होंगी। जो आज सुंदर है कल उसकी सुंदरता उतनी नहीं रहेगी। एज टाइम पासेस द ब्यूटी ऑफ बॉडी वुड डिक्लाइन। दिस इज द यूनिवर्सलिटी। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मॉल बिट्स ग्रेट बीस्ट, स्मॉल बिट्स ग्रेट बीस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। कहने का तात्पर्य, लोग कहते हैं कि ज्ञान कहीं से प्राप्त हो कर लेना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे बच्चे भी हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे जाते हैं। ठीक है ना। बस कोशिश क्या करनी चाहिए, जो बच्चे भी ज्ञान दे रहे हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बिना ये सोचे समझे कि साहब हम बड़े हैं बच्चे हमें क्या ज्ञान देंगे। ठीक है ना। तो कभी कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बात कर देते हैं, तब हम ये लाइन कहते हैं, स्मॉल बिट्स ग्रेट बीस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। 8वां, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। बड़ा अच्छा लाइन है साहब। थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट और लूंगा इसमें। जब हम मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट में हमने जब कहानी शुरू हुई तो हमने देखा कि ईश्वर से युद्ध लड़ने के कारण शैतान को ईश्वर ने नरक में फेंक दिया। कहां स्वर्ग का बासिंदा, कहां देवता, और कहां गिरा आकर, नरक में। स्वर्ग में जहां चारों तरफ सुंदरता, दूसरी तरफ नरक में क्या, सिर्फ आग ही आग, आग के मैदान में पड़े हुए हैं सब, किसी के पास कोई होप नहीं, सभी आशाएं समाप्त हो गई। लेकिन शैतान उठता है और तब वो एक लाइन कहता है, वॉट हैपेंड इफ द लॉस्ट, क्या हुआ यदि, इफ द हेवन इज लॉस्ट, यदि स्वर्ग खो गया, आई हैव अ परमानेंट थिंग दैट इज द पावर ऑफ माइंड, मेरे पास एक परमानेंट चीज है, वो क्या है, मेरी मस्तिष्क की शक्ति। एंड द माइंड हैज द पावर टू चेंज द हेवन इन हेल एंड हेल इन हेवन, और मस्तिष्क में वो शक्ति होती है जो कि स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में परिवर्तित कर देता है। और वो कहता है आगे, टू सर्व इन हेवन, सॉरी वो कहता है टू रेन इन हेल इज बेटर देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि नरक का राजा बनना ज्यादा अच्छा है अपेक्षाकृत स्वर्ग के नौकर बने रहने से। ठीक है ना। ईश्वर की गुलामी उसको मंजूर नहीं है। वो कहता है नरक का ईश्वर तो हूं मैं कम से कम, यानी कि जहां चाह वहां राह। यू हैव टू बी पावरफुल विद योर माइंड, यू हैव टू यूज योर माइंड। ईश्वर ने क्या दिया हमें, मस्तिष्क की शक्ति दी है, और मस्तिष्क की शक्ति वो है जो किसी भी व्यक्ति को क्या करती है, वो पावर प्रदान करती है कि वो नरक को स्वर्ग में और स्वर्ग को नरक में परिवर्तित कर सकता है, और विषम परिस्थितियों में भी नई राह दिखा सकता है। तब लाइन आती है, जहां चाह वहां राह, मीन्स वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए विल। ये बहुत कहावत पूछी जाती है सर, ठीक है ना।
अब आता है 9 नंबर, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। अब हिंदुस्तान में दो लोग बड़े लीडर हुए जहां तक इंडिपेंडेंस का सवाल है। एक तरफ तो मोहनदास करमचंद गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है ना, और दूसरी तरफ हमारे जो वॉयलेंट, मतलब गांधी जी क्या थे, नॉन वॉयलेंस पर विश्वास करते थे, और दूसरी तरफ ऐसे लीडर थे जो कि नॉन वॉयलेंस पे नहीं, वॉयलेंस पर भरोसा करते थे। तो गांधी जी कहते थे भैया एक कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो, तो उनकी कहावत तो टिट फॉर टैट पर लागू नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग कहते थे कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो जो कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, वो कहता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मीन्स अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे आप उसके लिए अच्छा करें, और कोई आपके लिए बुरा व्यवहार करे तो आप उसके साथ बुरा करें। इस लाइन को कहते हैं टिट फॉर टैट। लेकिन ये लाइन जो है वो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सब ऐसा ही करने लगे तो एक समाज जो है वो बहुत जल्दी समापन के करीब आ जाएगा, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार का कानून, किसी भी प्रकार का भाईचारा रहने की संभावनाएं नहीं होगी अगर सब टिट फॉर टैट पर लग गए, यानी कि जैसे को तैसा। 10वें नंबर पर मैंने लिखा लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन, तो सीधा सीधा लिखा है जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि कहावत तो अच्छी है, जैसा बाप बेटा वैसा बेटा, लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो जब हम क्रिटिसाइज करना होता है किसी को, और मान लीजिए अगर आपके पिता में कोई बुराई है और वही बुराई संतान में आ गई, तो अब ये लाइन कही जाती है जैसा बाप वैसा बेटा। हालांकि ये लाइन जो है वो यूज क्रिटिसिज्म में की जाती है, लेकिन ये लाइन जो है अंग्रेजी की अगर बात करें तो बढ़ाई करने के लिए भी की जाती है कि जैसा पिता ने किया पुत्र ने भी वैसा ही किया, अच्छे से अच्छा करने का प्रयत्न किया, तब भी ये लाइन प्रयोग होगी लाइक फादर लाइक सन। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो धीरू भाई अंबानी हमारे इतने बड़े व्यापारी हुए और उनके पुत्र मुकेश और अनिल अंबानी भी उतने बड़े पुत्र हुए, तो हम कहेंगे लाइक फादर लाइक सन। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट प्रोवर्ब मैं आपके लिए लाया हूं, टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी मीन्स जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जानबूझकर किसी व्यक्ति को उस चीज के लिए परेशान करना जिसके लिए वो ऑलरेडी परेशान है, ठीक, तब हम उस चीज को कहेंगे जले पर नमक छिड़कना। लेकिन इस चीज का प्रयोग लोग जो है वो दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में करते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आपके साथ पढ़ता है, मैं तो आप स्टूडेंट है मेरे सब, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपका कोई मित्र है जो कि आपके साथ पढ़ता है, उसका भी टेस्ट हुआ, आपका भी टेस्ट हुआ, आपको मिले 10 में 0, उसको मिले 10 में से 10, ठीक। आपको सिर्फ पता है 10 में 0 आपके हैं, लेकिन उसको भी पता है कि आपके भी 10 में 0 हैं, और आपको भी ये पता है कि उसको पता है कि मेरे 0 है, और ये बात उसको पता है। और जब 4 लोगों के सामने वो यही बात पूछे, भाई कितने नंबर आए टेस्ट में, ठीक, तो आप क्या बताएंगे? जले पर नमक छिड़कना। क्यों? आप तो वैसे ही परेशान, 10 में से 0 आया, और वो 4 लोगों के सामने और आपकी उतार रहा है कि साहब कितने नंबर आए। तो जले पर नमक छिड़कना मीन्स टू से जानबूझकर किसी ऐसी बात पर जिक्र करना जो कि आपकी परेशानी को और बढ़ा देती है, तब हम सेंटेंस यूज करते हैं जले पर नमक छिड़कना, ठीक है ना भाई। उसके बाद आता है माइट इज राइट, बहुत यूज होने वाला, द मोस्ट कॉमन प्रोवर्ब
which is used in English literature, that is called might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक बार मैंने अपनी बेटी को ये बात पढ़ाई, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसने कहा पापा ना तो इसमें लाठी आई ना भैंस, ना, क्योंकि भाई माइट का मीन्स में नहीं भैंस होता है, ना राइट का मीन्स भैंस होता है। तो आप में से कोई भी ये सोच सकता है भैया ना लाठी आई ना भैंस, फिर सर क्यों कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। माइट का मतलब होता है शक्तिशाली और राइट का मतलब होता है सही। तो भैया हम जिस समाज में रहते हैं वहां जो व्यक्ति शक्तिशाली है, चाहे वो शक्ति उसके पास धन की हो, शारीरिक हो, सोसाइटी में हो, जैसी भी उसके पास शक्ति है, तो जो शक्तिशाली है इस समाज में उसी को सही माना जाता है। सीएम जॉर्ज का एक चैप्टर है, सीएम जॉर्ज साहब बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, ये बुक ऑन सिविलाइजेशन। उसमें एक चैप्टर उन्होंने लिखा सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री, और उस चैप्टर में उन्होंने लिखा कि संसार में उन लोगों का बखान हुआ, उन राजाओं का बखान हुआ जिन्होंने दूसरे देश के अन्य लोगों को जितनी ज्यादा हत्याएं की, जितने ज्यादा देशों पर शासन किया, वही सही थे। क्यों थे? क्योंकि उनके पास शक्ति थी, और जिसके पास शक्ति होती है वही सही है। तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज भी हमारा समाज वही सोचता है कि जिसके पास शक्ति है वही सही है, जिसके पास शक्ति नहीं है वो सही होते हुए भी क्या है, गलत है। तब हम ये लाइन कहते हैं माइट इज राइट। 30 नंबर पर मैंने लिखा देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यानी कि इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो तेल में मक्खी निकलना। लेकिन हमारी अगर तेल में मक्खी निकलना, ऑइंटमेंट का मतलब क्या है, दवा, मल्लम, तो मल्लम में मक्खी निकलना, तेल में मक्खी निकलना। लेकिन हिंदी में क्या है, दाल में काला होना। व्हेन वी सस्पेक्ट ऑन एनीथिंग, जब हम किसी चीज पर संदेह करते हैं, किसी भी विषय पर, किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं दाल में काला होना, मीन्स देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी प्रोवर्ब इन द मोस्ट सिंपल वे, बस जस्ट वॉच माई वीडियो टिल एंड एंड ट्राई टू लर्न वन थिंग। ठीक है ना, आपको हर बात क्लियर मैं करूंगा, बस आप पूरा वीडियो मेरा समझिए, देखिए, पढ़िए। ठीक है ना, उसके बाद आप ये प्रोवर्ब कभी भूलेंगे नहीं, इनका एक्सप्लेन कभी भूलेंगे नहीं। फिर मैंने कहा लिखा ए बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन द बुशेस, हाथ में आई हुई एक चिड़िया झाड़ियों में दो चिड़ियों से ज्यादा अच्छी है। हाथ में आई हुई एक चिड़िया झाड़ियों में दो चिड़ियों से ज्यादा अच्छी है, यानी कि 9 नगद ना 13 उधार। कहने का मतलब यह है, यह सेंटेंस व्यापारियों के ऊपर बहुत जरूर यूज होता है कि भैया नगद में 1 पैसा कम मिल जाए, एक्सेप्टेड, अपेक्षा कर 10 पैसे उधार में मिलने से, क्योंकि न जाने वो कब मिले। उधार तो उधार। शेक्सपियर कहता है नाइदर ए बोरोवर लोन ए लेंडर बी, नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, बिकॉज लोन ऑफ लॉसेस बोथ फ्रेंड्स और लोन। ना तो किसी को उधार दो ना किसी से उधार लो, क्योंकि ये बड़ी संभावनाएं होती हैं जब हम किसी को धन उधार देते हैं, और खासतौर से वो हमारा मित्र है अगर, तो पूरी संभावनाएं हैं या तो धन गया या मित्र गया। क्योंकि मित्र से पैसा वापस मांगा तो मित्रता गई, और धन नहीं मांगा तो धन गया। ठीक है ना, तो तब हम कहते हैं 9 नगद ना 13 उधार, यानी कि जो हाथ में है उस पर भरोसा करिए, जो हाथ में नहीं है उस पर भरोसा मत करिए। और आज की वीडियो का लास्ट प्रोवर्ब, डू गुड एंड फॉरगेट। हम लोगों की बड़ी समस्या है साहब,
एक बार कुछ अच्छा करते हैं 100 बार गाते हैं और हमेशा एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारे पास भी उसका जो मैंने अच्छा किया उसके बदले कुछ आए। तो आज के बाद कोशिश ये करिएगा, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। एक बार अच्छा कर दीजिए और भूल जाइए साहब किसी के साथ आपने अच्छा किया था, क्योंकि समाज में लोग जो हैं वो आपके अच्छे का बदला नहीं देते हैं, सिर्फ आनंद लेते हैं। ठीक, तो डू गुड एंड फॉरगेट, इसको हम दूसरी तरफ से और लिखते हैं, डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। एक बार भला किसी का कर दीजिए और भूल जाइए कि आपने किसी का भला किया था। उसको बखान करने से कोई लाभ नहीं, एक्सपेक्टेशन करने से कोई लाभ नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 प्रोवर्ब्स दिए, उनको मोस्ट अम्यूजिंग वे में समझाने का प्रयत्न किया, इंटरेस्टिंग वे में भी समझाने का प्रयत्न किया, ठीक है ना। और मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना मैक्सिमम शेयर करें उतना ज्यादा अच्छा है। अधिक से अधिक लाइक करवाएं। और मैं आपको कह रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी सभी वैकेंसी आ गई हैं, टेट भी होने वाला है। मैं आपको जो एलटी ग्रेड, मतलब जो आपका यूपीपीएससी से आपकी जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए, अब मैं बहुत जल्दी आपको उसके सिलेबस का एक वीडियो समझाऊंगा पूरा। उसके बाद लिटरेचर का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। और अब तक मैंने लिटरेचर के जो वीडियो दिए हैं, आप जब देखेंगे कि जब मैं आपको उसका सिलेबस लिखाऊंगा तो बहुत कुछ आपको वही मिलेगा जो मैं आपको समझा चुका हूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी बुक, किसी भी टीचर, किसी भी चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर मैं आपकी पूरी इंग्लिश की तैयारी करवाऊंगा। जस्ट टू वॉच माई वीडियो, फॉलो माई एडवाइजेस एंड ट्राई टू शेयर मैक्सिमम बेस and watch till the end. Thank you so much for watching. Thanks.